मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जो कि हम सब मानते हैं, या तो हमें उनके प्रति कोई एक भ्रांति होती है, डर होता है, कोई खौफ होता है, क्योंकि हम उनके के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते या हम उनको समझ नहीं पाते। तो क्या राहु और केतु सच में खराब है? एज पर क्लासिकल टेक्स्ट, चाहे हम उत्तर कलामित्रा ले लें, चाहे हम फल दीपिका ले लें, और बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में बहुत कुछ उनके बारे में बोला गया है, लेकिन सभी क्लासिकल टेक्स्ट एक बात पर सहमत हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, वो किनके साथ बैठे हैं, उससे बहुत कुछ मैटर करता है। और क्या ये बात डिविजनल चार्ट्स पर भी लगती है? मेरी एक्सपीरियंस में लगती है। इससे पहले आप जान लीजिए कि राहु और केतु पर हमारा कोर्स आने वाला है, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं उस कोर्स के लिए हमारे वेबसाइट से। तो राहु और केतु में हम क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए हम आपको और एक और वीडियो बना के बताएंगे। अभी हम चलते हैं कि राहु और केतु किस तरह से अपने रंग दिखाते हैं। राहु और केतु हम जानते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है, ये हमेशा पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन क्या इनका खुद का अस्तित्व है? एक्चुअली में ये पॉइंट्स है, और इसके लिए इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है। ये जहां बैठते हैं वहां की ऊर्जा कोई अपना लेते हैं, चाहे वो साइन हो, हाउस हो, या फिर नक्षत्र हो, और उसके बाद उनके स्वामी की तरह वो बिहेव करते हैं, और जिन ग्रहों की इन पर छाया होती है, जिनके साथ इनकी युति होती है, उस हिसाब से वो बिहेव करते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तर कलामृत के अनुसार क्या कहा गया है। उत्तर कलामृत का एक श्लोक लेते हैं, जहां पर कालिदास जी ने ये बोला है कि जब राहु और केतु 6, 8 या 12 इन भावों में होते हैं, या इन भावों के लॉर्ड्स के साथ होते हैं, या उनसे दृष्ट होते हैं, तो वो जातक को परेशानी या हानि पहुंचा सकते हैं। और यदि ये 6-8 भावों के स्वामी के साथ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं, मृत्यु भी दे सकते हैं। यदि ये केंद्र कोण के स्वामी के साथ हो और 6-8-12 भावों में हो, तो पहले तो ये जातक के लिए कुछ खुशी लाते हैं, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो ये जो है, ये उत्तर कलामृत का श्लोक है। क्या ये सत्य है? जो पहला वाला पार्ट है उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि 6, 8 और 12 भाव में यदि राहु केतु हो, या इनके स्वामी के साथ हो, या इनके स्वामी से दृष्ट हो, तो वो थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, या उनको अच्छी तरह से प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने ये चीज लता मंगेशकर के चार्ट पर देखी। हम यहाँ उनका उदाहरण ले सकते हैं। लता जी के लिए केतु जो है वो षष्ठम भाव में है, और ऑब्वियसली राहु फिर द्वादश भाव में होगा। केतु मंगल के साथ है, मंगल की तरह एक्ट भी करेगा, क्योंकि खुजा के जैसे केतु का स्वभाव माना गया है। मंगल जो है वो सप्तम भाव के स्वामी माने तो है ही वृषभ लग्न वालों के लिए, लेकिन वो द्वादशेष भी हैं, और द्वादशेष होने के कारण वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैलेफिक हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कालिदास जी ने उत्तर कलामृत में लिखा है कि षष्टम, अष्टम या द्वादशेष के साथ यदि केतु या राहु हो तो जातक को हानि पहुंचा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इस पीरियड में इनके लिए कोई प्रॉब्लम हुआ। केतु जो है वो लता मंगेशकर जी के लिए राहु के नक्षत्र स्वाति में है, तो उनका जो केतु है वो बहुत बली हो जाता है, क्योंकि वो राहु और केतु दोनों के गुण देने में सक्षम है, और साथ ही मंगल के और शुक्र के ये सारे गुण वो दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके जीवन में केतु के कोई पीरियड में क्या हुआ। लता जी बहुत छोटी थी तब उनके पिता का देहांत हो गया था, और इसके कारण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण लता जी पर यह भार आया कि वो परिवार चलाएं और परिवार के लिए धनार्जन करें।
तो कष्टों का हमें समझ आता है क्योंकि षष्टम भाव में हम देख चुके हैं कि भाई हाँ, उनके षष्टम भाव में मंगल के साथ केतु बैठे हुए हैं, तो उनको जिद्दोजहद करना पड़ेगा। और बैठे हुए हैं स्वाति नक्षत्र में, तो उनको वहां से अपनी स्वतंत्रता की ओर और अकेले होकर या खुद को की अपनी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की वहां से उनको जरूरत पड़ेगी। लेकिन पिता यदि देहांत हुआ है तो वो चीज उनके D12 चार्ट में भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अब हम उनके D12 चार्ट की ओर चलते हैं। उनका जो राहु है D12 चार्ट में, वो बैठा हुआ है नवम भाव में। नवम भाव पिता का भाव होता है, और नवम भाव से सप्तम भाव यानी थर्ड हाउस जो होता है वो पिता के लिए मारक स्थान होता है। वहां ऑब्वियसली यदि राहु नवम भाव में है तो केतु जो है वो उनके थर्ड हाउस में होंगे, और केतु यहाँ उनके लिए हानिकारक है। केतु वहां उनके जीवन में बहुत एक अलग ही तरह का बदलाव लाए, जिसके कारण अब उनको एक डिफरेंट लेवल पर काम करने की जरूरत है। तो क्या किस समय ये काम हो सकता था? मैंने जैसे आप लोगों को बोला ये बहुत छोटी उम्र की थी, तो जो महादशा चल रही थी उनके जीवन की वो बुध की महादशा चल रही थी, और गुरु का प्रात्यांतर चल रहा था, सॉरी अंतर चल रहा था। गुरु के अंतर में केतु का प्रात्यांतर चल रहा था। चार्ट वापस एक बार देखते हैं। केतु हम समझ गए कि मारक स्थान में है, व्यक्ति को मारक की जो गति है वो दे सकता है। साथ ही बुध बुध जो है वो उनके लिए षष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो कष्ट देते हैं माता पिता को या हमें हमारे प्रारब्ध से सामना कराते हैं। और गुरु उनके लिए द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये पूरा जो खेल है गुरु बुध और केतु का, जो कि उन्हें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं उनके जीवन में, या उनको उनके प्रारब्ध से उसका सामना कराते हैं, और फिर जीवन में जब वो अपने आप को धीरे धीरे एस्टैब्लिश करने लगे तो वो आगे चलकर बहुत उन्होंने नाम कमाया। वो हम और भी डिविजनल चार्ट से देख सकते हैं। तो यदि आप ये सब सीखना चाहते हैं या इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें, या आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं कोर्स के लिए वेबसाइट से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू।